अच्छा जी, लास्ट टाइम तक हम जहाँ तक चीजें देख रहे थे दैट वाज द एसिडिक रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल्स, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि फिनोल दो तरह से रिएक्ट करता है, एक अपने OH की बेस पे और एक बेंजीन रिंग की बेस पे। जब वो OH की बेस पे रिएक्ट करता है तो उसमें आता है हमारे पास एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। हमने OH देखा था, फिनोल में जो H होता है वो डोनेट हो सकता है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ। आपको ये H नजर आ रहा है, ये डोनेटेबल है, ठीक है। जब ऐसी कोई चीज डोनेट हो सकती है ना, तो इसका मतलब है कि वो जब कोई भी कंपाउंड जब एच दे देता है तो हम उसको एसिड की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। ये वो चीज है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज जो देखने वाली है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का क्या मतलब है कि अगर हम अल्कोहल, वाटर, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंपेयर करें ना, तो अल्कोहल्स इतनी आसानी से अपना एच रिलीज नहीं करते, अल्कोहल्स एसिडिक नहीं होते, ठीक है। वाटर हो सकता है, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। उसके बाद फिनोल्स आते हैं, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल्स, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं बेस्ड अपॉन देयर relatively willingness to donate hydrogen to any other compound, ठीक है। अच्छा, अब फिनोल्स क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं है लेकिन फिर भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, तो हमने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जिस तरह बाकी एसिड रिएक्ट करते हैं, फिनोल उतना ही एसिडिक है जितना कोई भी और एसिड जिसका नाम एसिड हो, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जिस तरह हमारे पास फॉर्मिक एसिड हो गया, जिस तरह हमारे पास प्रोपानोइक एसिड, यानी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर ये COHO, ये ग्रुप जिस भी एसिड में होगा ना, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं फिनोल्स के साथ, ठीक है। और फिनोल्स में क्या है, बेंजीन के साथ ये वाला ग्रुप है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। अब टेस्ट देखते हैं कि फिनोल्स और दूसरे एसिड्स किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम ये लिटमस पेपर टेस्ट देखें ना, आप लोगों ने 8, 9, 10 में लिटमस पेपर टेस्ट पढ़ा हुआ है। लिटमस पेपर टेस्ट क्या चीज था कि व्हेन एवर वी डिप अ लिटमस पेपर, अगर एसिडिक होगा तो लिटमस पेपर विल टर्न रेड, और अगर कोई बेस होगा तो लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू। ये चीज थी। अच्छा, लिटमस पेपर टेस्ट फिनोल्स नहीं देते, ठीक है। यानी फिनोल्स इतने वीक एसिडिक हैं कि ये लिटमस पेपर को कोई कोई चेंज नहीं करेंगे लिटमस पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं एल्कलीज के साथ रिएक्शंस। यानी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई रिएक्शन देख लो, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी किसी भी बेस के साथ अगर आप कोई रिएक्शन देखते हो ना फिनोल्स का, फिनोल्स डू गिव रिएक्शंस विद एल्कलीज, ठीक है। इसका मतलब है, हम क्या कहते होते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करें तो सॉल्ट बनता है। इसका मतलब है कि फिनोल्स सॉल्ट फॉर्मेशन में जाते हैं, ये सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश किया करें अपनी वीडियो ऑन ना करें और उठ के मत भागा करें फिर। खैर, उसके बाद फिर हम देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये आप लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और इसमें हमने क्या कहा था कि हम इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, कितना डिसोसिएट कर सकता है। अब ये देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 1.3 × 10⁻⁻10। ये -10 है, ठीक है। यानी कि 0 पॉइंट कितने डेका 0, 1.1 एंड 3, ठीक है। इतना कम ये डिसोसिएट करता है वाटर में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही वीक एसिडिक है, ठीक। उसके बाद इसकी पीएच देख लो जी, 5 to 6 है, 5 और 6, ठीक है। अच्छा, अब 5 और 6 क्यों है? एक तो डिपेंड करता है फिनोल कौन से हैं, यानी ये ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच की बात कर रही हूँ। फिनोल में बेंजीन के ऊपर कोई भी और कंपाउंड भी तो लग सकता है। तो फिनोल्स पूरे क्लास ऑफ कंपाउंड की जो पीएच है वो 5 और 6 के दरमियान में वेरी करती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ और चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एसिडिक बिहेवियर, ये तो बातें होगी ना कि ये एज एसिड काम कैसे करेगा, मतलब बाकी दूसरे एसिड से डिफरेंशिएट कैसे करता है। अगर हम इसका एसिडिटी देखें ना, ये किसी भी और कंपाउंड की एसिडिटी देखें, आप एसिड को डिटरमिन कैसे करते हो? हाउ डज इट रिलीजेस हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंडली हम ये बात करते हैं कि आपने ये बात पहले अपने पढ़ी हुई है मेरा ख्याल है, फर्स्ट ईयर में भी, जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यानी एसिडिटी या स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर मैं फिनोल के केस में बात करूं तो ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये एसिड था,
ये कॉन्जुगेट बेस था और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, जो ये चीज है ना जिसको कॉन्जुगेट बेस कह रही हूं मैं, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक है जी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो साथ साथ बताती है, इस वजह से जा रही हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई ना कि एसिडिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है कि कॉन्जुगेट बेस कितना स्ट्रांग है, यानी फिनोक्साइड आयन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है अगर मैं किसी चीज की स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो मैं इसमें इस तरह से भी बात करूंगी कि कॉन्जुगेट बेस जितनी स्टेबल होगी ना, एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा, यानी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस बात का क्या मतलब है, आप जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, हम जब भी कोई चीज स्टडी कर रहे होते हैं, हम एक बात करते हैं, फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, यही बात करते हैं ना। आप वो एनर्जी प्रोफाइल अगर याद करो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, जब हम कुछ इस तरह की चीज ड्रॉ करते थे एनर्जी प्रोफाइल में, और हम कहते थे कि ये कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसी बात करते थे ना, मतलब ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम ये सारी बात करते क्यों थे, हम कहते थे कि एवरी रिएक्शन मूव्स फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। ठीक है, वही बात यहाँ होने लगी है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, एसिड विल बी मोर रेडी और मोर विलिंग टू डोनेट इट्स हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है। जब फिनोक्साइड आयन बन जाता है ना, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, उस टाइम पे एक चीज आती है जो हमने पहले भी कही थी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिसकी बेस पे हम बेंजीन को मोर स्टेबल प्रोनाउंस कर रहे थे। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिडिटी ऑफ फिनोल में 2-3 पॉइंट्स बता दिए। एक आपने बात करनी है कॉन्जुगेट बेस की, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं लिख दूं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की आरएस लिख रही हूँ। अगर आपके पास कोई कॉपी या बुक है उस पर लिखते जाओ ताकि ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बन जाए। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ गया, उसके बाद आपने लिखना है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो। अगर ये फिनोक्साइड आयन आपको नजर आ गया था, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये देखिएगा। ठीक है, ये था। अब इसमें देखो ये ओ नेगेटिव चल रहा था, ये ओ नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव जब इसके साथ बॉन्ड करेगा इस वाले कार्बन के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एक कार्बन एक टाइम पे 5 बॉन्ड्स नहीं ले सकता। ये वाला इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अगर ये बॉन्ड करेगा इसके साथ, सपोज मतलब इस कार्बन, मैं जिसको सर्कल कर रही हूँ, और इस कार्बन के दरम्यान में अगर बॉन्ड बनता है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और ये वाला बॉन्ड क्यों टूटेगा, क्योंकि एक कार्बन एक टाइम पे 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, 4 बॉन्ड्स होने हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये जब बॉन्ड करेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये वापस बॉन्ड करेगा तो इसके ऊपर वापस वो नेगेटिव। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए, 5। ठीक है, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितना पूरे रिंग के ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है, जितना वो रोटेट कर रहे होंगे, जितना वो मोशन में होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी। होपफुली यहाँ तक बात समझ आती है। ठीक है, अब इसकी बेस पे एसिडिक कैरेक्टर तो हमारा डिस्कस हो गया कि रिएक्शंस में फिनोल्स एसिडिक कैसे हैं, किस बेस पे हैं। उनके रिगार्डिंग अगर हम रिएक्शंस देखें ना, जो OH की बेस पे होने हैं, यानी एसिडिक होने हैं। अगर ये एक बेस है तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ A+B क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर। देख लो जी, फिनोल ये थोड़ा सा खराब हो गया था, यहाँ से आप लोग ऑब्वियसली ऐसा मत बनाइएगा प्लीज, आप थोड़ा सा नीट बनाइएगा। फिनोल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, और साथ क्या आ गया, वाटर। ठीक है,
यानी कि फिनोल ने एज एसिड रिएक्ट किया है, फिनोल ने जब बेस का रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब उसके बाद एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन क्या होती है, एसिड और जो हमारे पास अल्कोहल होता है वो जब रिएक्ट करता है तो हमारे एस्टर बनता है, ठीक है। ये एसिड है, ये एज अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बॉन्ड यहाँ से टूटना है, ये OH बॉन्ड ही इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटना है Cl के साथ और ये H बॉन्ड टूटना है, तो ये पूरा कंपाउंड इस जगह आ जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, HCl। तो एस्टर फॉर्मेशन से हमें एक और चीज का आइडिया हुआ कि बेंजीन में फिनोल में OH बॉन्ड रिएक्शंस देता है, सिर्फ एसिडिक नहीं बाकी भी, ठीक है। उसके बाद ये जिंक के साथ, ये आपने बेंजीन की उसमें भी देखा हुआ है, प्रेपरेशन में भी, ठीक है। बेंजीन की प्रेपरेशन में आपने क्या कहा था कि फिनोल को जिंक के साथ ऐड करें, हीट करें तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में फिनोल बन जाएगा। अब नेक्स्ट है बेंजीन रिंग की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। अगर आप बेंजीन रिंग की बेस पे देखो ना, हमने वो किया था डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग की बात की थी, ऐसे था। हमने हर जगह कहा कि फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखा दी कि जब फिनो ऑक्साइड आयन बनता है तो बेंजीन रिंग किस किस पॉइंट पे एक्टिवेट होता है। तो वो जब आपने देखा तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। अगर हम नाइट्रिक एसिड ऐड करें HNO3, आपकी बुक इसको इस तरह से लिख रही है, ठीक है। और उससे वो क्या करेंगे जी, ये पूरा ऐड हो जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा H2SO4 बेस पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख लो ताकि बाद में ये ना कहो कि मिस आपने नहीं लिखा तो हमने भी नहीं लिखा। ये एरो के ऊपर ना सल्फ्यूरिक एसिड भी आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ना एज कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अगर हम नाइट्रेशन करें, अच्छा ये नाइट्रेशन थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, जिस तरह आपने टोलुइन की नाइट्रेशन की थी और एंड पे क्या बना था, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या था, एक्सप्लोसिव, ठीक है। उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की ही प्रेजेंस में ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। यानी आपको आ सकता है क्वेश्चन कि कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये नाम लाजमी याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सल्फोनेशन ऑफ फिनोल है, फिनोल में ऑर्थो या पैरा, मतलब दोनों, सल्फोनेशन में आपने दोनों एक ही बेंजीन रिंग पे नहीं लगा देने जैसे अभी हमने पिक्रिक एसिड में लगाए थे। ऑर्थो या पैरा पे सल्फेट ग्रुप आ जाएगा HSO3, ठीक है। हेलोजिनेशन भी क्या आएगा, Cl डालोगे, क्लोरीन लग जाएगा ऑर्थो पे या पैरा पे। हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन यानी कि बेंजीन रिंग के जो अंदर के सारे हाइड्रोजन हैं वो डबल बॉन्ड्स हैं, वो सारे हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। इसको देखिएगा, अगर कहीं पे कोई भी इशू आया, कोई बात समझ नहीं आई, इन तीनों में से जो मैंने यहाँ पर रिएक्शंस के बगैर लिखे हैं, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अगर इनमें से कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कल से पहले बताइएगा ताकि मैं इसकी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकूं, वरना मैं फिर आगे चली जाऊंगी। और एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको किसी किसी तरह से भी ये गलत फहमी है कि ये चीजें हम जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो फिर से करेंगे, तो नहीं बेटा, मैं इतनी एफर्ट इसलिए नहीं कर रही कि हम फिर जीरो से स्टार्ट करें। सारा कोर्स फॉरवर्ड ही चलेगा, जीरो से कुछ स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए जहां जहां जो मसला आता है मुझे लेक्चर से पहले बता दिया करो ताकि उसका मैं कुछ सोल्यूशन कर सकूं आपसे, चाहे इंडिविजुअल डिस्कशन हो चाहे आपसे क्लास में डिस्कशन हो, लेकिन डिस्कशन हो सके, ठीक है। ये तीन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन मैंने रिएक्शंस नहीं लिखे। इन केस आप इसको बुक से पढ़ते हो और आपको सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन की समझ नहीं आती है तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है जी।